हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका होस्ट आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल VSM एकेडमी द स्पिरिट ऑफ एजुकेशन पे। सो लास्ट लेक्चर में जो कि था आपका MHCT 2018 पार्ट 1, जिसमें मैंने लगभग 14 क्वेश्चन फिनिश कर दिया अलग अलग टाइप के। सो इसको मैं कंटिन्यू करता हूं क्योंकि आप सभी को पता है कि जो MHCT का क्वेश्चन पेपर होता है मैथमेटिक्स, उसमें टोटल 50 क्वेश्चंस होते हैं। सो 50 में से लगभग मैंने 14 क्वेश्चन फिनिश कर दिया है। अब जो बाकी क्वेश्चन है मैं आज के लेक्चर में और उसके बाद एक और लेक्चर लूँगा, उसमें ख़त्म कर दूंगा। सो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं रिमेनिंग क्वेश्चंस। सो स्टूडेंट्स, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या दिया है बोलो, इफ़ f:r माइनस 2। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ r-2 स्टूडेंट्स? अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे r-2, इसका मतलब ये होता है कि r स्टैंड्स फॉर रियल नंबर्स और -2 बोल दिया, मतलब हमें 2 नहीं लेना है, मतलब जो भी हमारा रियल नंबर्स होगा उसमें 2 नहीं लेना है। अब ऐसा क्यों दिया है? क्योंकि अगर आप ध्यान से देखोगे हमारा जो फंक्शन है f(x), बोलो फंक्शन f(x) यहाँ पे कौन है बच्चों? f(x) इज इक्वल टू x² माइनस 4 डिवाइड बाई x-2। तो सोचो, अगर आप पूरे रियल नंबर में से x की वैल्यू 2 पुट कर देते हो तो आंसर क्या हो जाएगा? डिनोमिनेटर में 2 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 0। दैट इज व्हाट? नॉट डिफाइंड। क्योंकि डिनोमिनेटर में वैल्यू आ गई मतलब उसे हम क्या बोलेंगे? नॉट डिफाइंड। इसीलिए यहाँ पे बोला है कि आप इस पर्टिकुलर फंक्शन के लिए कुछ भी वैल्यू लो, मुझे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन 2 आपको नहीं लेना है। अब क्वेश्चन क्या बोला है कि f जो आपका फंक्शन है ये डिफाइन किया गया है किस पे? रियल नंबर पे, लेकिन जिसमें से 2 को आपको निकाल देना है। साथ ही साथ उस फंक्शन का नाम क्या है बोलो? f(x) इक्वल टू x² माइनस 4 डिवाइडेड बाई x-2। देन फाइंड द रेंज। अब मुझे इसका रेंज निकालना है। सो बच्चों ध्यान देना, रेंज कैसे निकालेंगे? रेंज मतलब ये जो x की वैल्यू होगी वही आपका क्या होगा यहाँ पे? एक तरह से रेंज होगा, मतलब x इन द सेंस जो भी आपके वैल्यू आने वाली है। तो देखते हैं हम लोग क्या वैल्यू आ सकती है यहाँ पे। सो जो हमारे पास f(x) है उसको हम पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं और देखते हैं f(x) की क्या वैल्यू बन सकती है। सो x² माइनस 4 डिवाइड बाई x-2 है, ये मेरा f(x). इसको मैं लिख सकता हूँ, बोलो x+2 इंटू x-2 होल डिवाइडेड बाई x-2। सो अगर आप बहुत ध्यान से देख रहे होगे तो x-2 कैंसिल, दैट इज व्हाट? f(x) इज इक्वल टू x+2। अब मुझे ये बताओ कि जो मेरा f(x) है, ध्यान दे रहा आप सब लोग, ये हमारा f(x) है। f(x) की वैल्यू जो भी आएगी वो x+2 से आएगी, और x के प्लेस पे कोई भी नंबर रखो, क्योंकि रियल नंबर हमारा r होता है। x के प्लेस पे कोई भी नंबर रखो, हमेशा जो वैल्यू आएगी वो वेल डिफाइंड वैल्यू आएगी। जैसे प्रीवियसली जब मैं इसे सिंप्लीफाई कर रहा था तो x के प्लेस पे मैं 2 नहीं रख सकता था, क्योंकि 2 माइनस 2 0 होता है, दैट इज डिनोमिनेटर में 0 आ गया। और जब कभी भी किसी भी रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर में 0 आ जाता है तो उसे हम बोलते हैं नॉट डिफाइंड और डज नॉट एग्जिस्ट। सो लेकिन जब सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करने के बाद मुझे क्या मालूम पड़ रहा है कि ये जो हमारा x+2 फंक्शन है, इस x+2 फंक्शन की वजह से मैं x के प्लेस पे कुछ भी रख सकता हूँ, मतलब कोई भी रियल नंबर रख सकता हूँ। सो देखा जाए तो r-2, r-4, r-2, 4, ये सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम कोई भी वैल्यू रखेंगे x के प्लेस पे एज अ रियल नंबर तो हमें कुछ न कुछ तो वैल्यू मिलेगी, मतलब नॉट डिफाइंड वैल्यू नहीं मिलेगी, क्योंकि ये जो आपका x+2 है ये आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमेशा आपका कंटिन्यूअस होता है, कहीं पर भी नॉट डिफाइंड नहीं आता है। सो आर हमारा फर्स्ट, दैट इज हमारा करेक्ट आंसर है। बोलो यहाँ पे क्या है? ए आर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया बच्चों? इफ प्लेन्स, हमारे पास यहाँ पे 2 प्लेन है, राइट। सो अगर आपको प्लेन का इक्वेशन पता होगा तो बोलो r.n* इज इक्वल टू a⁻n⁻। ये किसी भी प्लेन का एक स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है। सो r⁻n⁻, तो ये मेरा n⁻ क्या है बच्चों? प्लेन है। देन +3 जो कि आपकी किसकी वैल्यू है? a⁻n⁻। जब आप 3 को भेजोगे राइट हैंड साइड में तो -3 आएगा, तो वो हमारे a⁻n⁻ की वैल्यू, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। एंड r⁻2i माइनस pj माइनस k माइनस 5 इक्वल टू 0, ठीक है। जो मेरा सेकेंड प्लेन है वो आपका है, उसका सेकेंड प्लेन का जो नॉर्मल है बच्चों यहाँ पे n दिया है, तो इसको हम लोग n1 से दिखा देते हैं, इसको हम n2 से दिखा देते हैं। इंक्लूड्स एंगल π/3। अब ध्यान देना बच्चों, याद रखना, जब कभी भी हम 2 प्लेन की बात करते हैं, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे 2 प्लेन है, तो 2 प्लेन के बीच का जो भी एंगल होगा सेम एंगल उनके नॉर्मल के बीच का भी होता है। मतलब अगर आपको 2 प्लेन के बीच का एंगल निकालना है तो आप क्या करोगे? उनके नॉर्मल के बीच का एंगल निकाल दो, काम वहीं पे ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पे जो एंगल दिया है वो प्लेन के बीच का दिया है, मतलब ये नॉर्मल के बीच का भी एंगल है। तो इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए मैं यहाँ पे पी की वैल्यू निकालने वाला हूँ। तो सबको पता है कि जो फॉर्मूला होता है cos थीटा, मतलब दैट मीन्स बोल सकते हैं हम लोग कि 2 प्लेन के बीच का एंगल cos थीटा बोलो क्या होता है? n1 बार डॉट n2 बार होल डिवाइड बाई n1 इंटू n2 का मैग्नीट्यूड, ओके, यस। सो cos थीटा, थीटा हमारा यहाँ पे क्या है बोलो? π/3,
n1 की वैल्यू क्या है बच्चों, पी आई माइनस जे प्लस 2k मल्टीप्लाई बाय डॉट प्रोडक्ट ऑफ देन 2i माइनस पी जे माइनस के। नाउ अब क्या निकालते हैं इसका, बोलो मैग्नीट्यूड। सो मैग्नीट्यूड कौन का, n1 और n2 दोनों का। सो मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे, सारे जो i j k के कोएफिशिएंट्स हैं उनका स्क्वायर करके ऐड कर दो। सो फर्स्ट n1 बार के केस में i का कोएफिशिएंट क्या है, p है, तो p का स्क्वायर हो जाएगा प्लस -1 का स्क्वायर 1 होता है बच्चों, 2 का स्क्वायर 4 होता है। ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करो, इसमें फटाफट करते हैं। सिमिलरली n2 बार के केस में बोलो क्या आएगा, 2 का स्क्वायर 4 माइनस p का स्क्वायर p स्क्वायर हो जाएगा प्लस -1 का स्क्वायर इज 1। देखा जाए तो लगभग cos π/3 cos 60 क्या होता है आपका 1/2 होता है। जब हम ऊपर मतलब न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे अब, सो p इंटू 2 दैट इज 2p माइनस 1 इंटू माइनस p दैट इज प्लस p 2 इंटू -1 दैट इज वॉट स्टूडेंट्स -2 होल डिवाइडेड बाय p स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4 p स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4 सेम है। तो आपको पता है कि इसको हम लोग बाहर निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा, बोलो p स्क्वायर प्लस 5, क्योंकि 4 प्लस 1 5 होता है। और जिससे मैं बोलूँगा ना रूट ऑफ ए क्या होता है, a होता है। सिमिलरली रूट ऑफ p स्क्वायर प्लस 5 p स्क्वायर प्लस 5 दैट इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस 5। अब हम करते हैं फटाफट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। सो p स्क्वायर प्लस 5 ऐसे ही हमने किया कॉपी। अब यहाँ देखो 2p प्लस p दैट इज 3p, सो 2 इंटू 3p माइनस 2, सो ये आपका हो जाएगा 6p माइनस 4। सबको भेज दो लेफ्ट हैंड साइड में, तो मुझे p स्क्वायर प्लस 5 पहले से वहाँ पे माइनस 6p और हो जाएगा प्लस 5 प्लस 4 दैट इज इक्वल टू 0। ये आपका हो जाएगा बच्चों p स्क्वायर माइनस 6p प्लस 9, अरे वाह, ये तो हो गया हमारा p माइनस 3 का होल स्क्वायर। चेक करो 9 का ऐसा फैक्टर जिसे ऐड करने पे -6 आए, 3 3 9, तो p माइनस 3 मतलब p माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो इन शॉर्ट हमारा p माइनस 3 हो जाएगा 0, तो p की वैल्यू क्या आएगी बच्चों 3। चेक करो ऐसा आंसर है क्या, यस डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है मैम, मैंने आपको पहले ही बोला है, मैं आपको समझा के कर रहा हूँ इसलिए थोड़ा टाइम ले रहा हूँ, बट अगर यही क्वेश्चन आपको फास्ट करना होगा तो आप 1 मिनट के अंदर आराम से आप कर सकते हो। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या बोला बच्चों, द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल द पैराबोलास हुज लैटिस रेक्टम इज 4a। ओके, हुज लैटिस रेक्टम इज 4a। नॉर्मली पैराबोला के केस में जो भी आपका लैटिस रेक्टम होता है वो 4 ही होता है, एंड एक्सेस रिमेनिंग पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। ओके ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि ये जो हमारा पैराबोला है, नॉर्मली बच्चों क्या होता है, एक पैराबोला होता है जो स्टैंडर्ड होता है, मतलब वो डायरेक्टली आपका इस तरीके से मतलब एक्स एक्सिस को या वाई एक्सिस को टच करते जाता है, या तो इस तरीके से हो सकता है, या तो ऐसा हो सकता है, या तो ऊपर की तरफ या तो नीचे की तरफ, इस तरीके से हमारा पैराबोला बनता है। लेकिन यहाँ पे क्या बोला बच्चों, द एक्सिस पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। इसका मतलब ये होता है कि जो पैराबोला का एक्सिस है, मान लो मेरा पैराबोला, इसके 2 एक्सिस हैं, ये बोलो क्या है, एक्स एक्सिस के पैरेलल हैं। तो मान लो मेरा एक्स एक्सिस है इस तरीके से, वाई एक्सिस है इस तरीके, दोनों पैरेलल हैं। मे बी पॉसिबल कि आपका डिफरेंट प्लेस पे जा रहे हैं, तो डिफरेंट प्लेस पे जा रहे हैं मतलब ये ओरिजिन से पास नहीं हो रहा है, क्योंकि जब कभी भी कोई भी पैराबोला ओरिजिन से पास होता है, या तो उसका इक्वेशन होता है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, राइट, या तो होता है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax। प्लस बोला मतलब आपका राइट हैंड साइड में है, और माइनस बोला बच्चों मतलब ये आपका लेफ्ट हैंड साइड में है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, और या तो होता है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay। सो प्लस बोला मतलब ऊपर के साइड, और माइनस बोला मतलब नीचे के साइड। अब सवाल उठता है कि जो भी क्वेश्चन है, कोई भी इक्वेशन, चलो मैं यही ले लेता हूँ। सो यहाँ पे जो आपका पैराबोला है, ये पैराबोला बच्चों ओरिजिन से पास नहीं हो रहा है, मतलब ये शिफ्ट ऑफ ओरिजिन का कॉन्सेप्ट है। शिफ्ट ऑफ ओरिजिन मतलब y माइनस के, वाई ना हो करके y माइनस के है, वैसे ही 4a एक्स एक्स ना हो के x माइनस एच है। सो यहाँ पे मेरे पास टोटल 2 कांस्टेंट है, दैट इज एक k है और एक बच्चों h है। सो h और k 2 कांस्टेंट होने की वजह से इसका मैं 2 बार निकालूंगा डेरिवेटिव। आप सबको पता है डिफरेंशियल इक्वेशन में जब कभी भी आप डिफरेंशियल इक्वेशन क्रिएट करते हो, सो जितना आपको आर्बिट्री कांस्टेंट दिया होता है, यहाँ पे h और k बोलो दोनों के आपके आर्बिट्री कांस्टेंट, 2 कांस्टेंट है, राइट। 4a तो a की वैल्यू तो आपको कुछ भी हो सकती है, राइट ना, बट यहाँ पे h और k आपके आर्बिट्री कांस्टेंट है, मतलब इसकी वैल्यू विथ रिस्पेक्ट टू प्लेस वो चेंज होती रहेगी। तो h और k हमारा आर्बिट्री कांस्टेंट है, और आर्बिट्री कांस्टेंट होने की वजह से इसका मुझे 2 बार निकालना पड़ेगा डेरिवेटिव, और जब मैं 2 बार निकालूंगा डेरिवेटिव मतलब इसका ऑर्डर क्या होगा, मैक्सिमम 2। सो आंसर इज डी। आपको सॉल्व नहीं करना है, क्योंकि क्या पूछ रहा है, द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, तो ऑर्डर मतलब कितनी बार आपने मैक्सिमम डेरिवेटिव निकाला हुआ है। सो बच्चों 2 आर्बिट्री कांस्टेंट है, दैट इज h और k, इसलिए इसका मैं मैक्सिमम डेरिवेटिव 2 बार निकालूंगा, इसलिए इसका ऑर्डर क्या हो गया 2। ओके
चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो आगे आगे हमारे पास एक नया क्वेश्चन क्या लिखा है, इफ द लाइन्स x माइनस वन डिवाइड बाई टू इज इक्वल टू वाई प्लस वन डिवाइड बाई थ्री इज इक्वल टू जेड माइनस वन डिवाइड बाई फोर इज इक्वल टू जेड माइनस थ्री डिवाइड बाई वन, that is second one, z x minus 3 divided by 1 that is equal to y minus k divided by 2 that is equal to z minus 0 divided by 1 इंटरसेक्ट। बच्चों ये दोनों आपकी लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, देन द वैल्यू ऑफ k इज इक्वल टू व्हाट। सो अगर ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट करती हैं मतलब दोनों कॉन्करेंट लाइन्स हैं, अगर दोनों कॉन्करेंट लाइन्स हैं मतलब इनका डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। अब डिटर्मिनेंट कैसे करेंगे, ध्यान से सुना सब लोग। ये जो आपका a1 इसको हम बोलते हैं a1 b1 c1, इसको बोलेंगे a2 b2 c2, राइट। और ऊपर जो x के कोएफिशिएंट है बच्चों उसको हम क्या बोलते हैं x1 x1 y1 z1, सिमिलरली x2 y2 एंड z2। अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे तो फॉर्मूला क्या होता है, बोलो x माइनस x1, तो x1 की वैल्यू यहाँ पे क्या है 1, राइट ना। यहाँ पे लिखता हूँ मैं x माइनस x1 मतलब x1 y1 और z1, x2 y2 और z2 की वैल्यू मैं लिख देता हूँ फटाफट। सो बच्चों फॉर्मूला क्या होता है, x माइनस x1 तो x1 की वैल्यू 1 हो गई, y माइनस y1 यहाँ पे y प्लस 1 है, y प्लस 1 को आप लिख सकते हो y माइनस माइनस 1, दैट इज y माइनस, राइट। तो इस हिसाब से y1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1। सिमिलरली z माइनस 1 मतलब z1 की वैल्यू 1 है, x माइनस x2 सो x2 की वैल्यू 3 है, y माइनस k y2 की वैल्यू k है, z माइनस 0 देन z2 की वैल्यू 0 है। फिर हमारे पास a1 b1 c1, तो जो फॉर्मूला होता है अगर आपको याद होगा बच्चों क्या होता है, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1, फिर हमारा होगा a1 b1 c1 a2 b2 एंड c2, ये हमारा फॉर्मूला होता है, ठीक है। चलो फटाफट वैल्यू पुट करो। सो डायरेक्टली मैं करता हूँ x2 माइनस x1, तो 3 माइनस 1 इज 2, देन k माइनस माइनस 1 बच्चों क्या हो जाएगा k प्लस 1, देन 0 माइनस 1 बोलो क्या हो जाएगा -1, देन आपका a1 b1 c1 बोलो क्या है 2 3 4, a2 b2 c2 बोलो क्या है बच्चों 1 2 1, दैट इज इक्वल टू 0। चलो फटाफट सिंप्लीफाई करते हैं, डिटर्मिनेंट सबको करने आता है सिंप्लीफाई। 2 हमने ले लिया, 3 1 ज़ा 3 2 4 ज़ा 8, 3 माइनस 8 बोलो क्या होता है -5। देखो मैं डायरेक्टली करने जा रहा हूँ, फिर माइनस कॉपी किया हमने, k प्लस 1 कॉपी किया बच्चों। अब हम क्या करेंगे ध्यान देना, k प्लस 1 के केस में 2 1 ज़ा 2 4 1 ज़ा 4 एंड 2 माइनस 4 की वैल्यू क्या होती है -2, फिर -1 हमने कॉपी कर दिया। -1 के केस में बोलो क्या हो जाएगा 2 2 ज़ा 4 एंड 3 1 ज़ा 3, 4 माइनस 3 इज 1 दैट इज इक्वल टू 0। देखो फटाफट सिंप्लीफाई करते हैं, 2 5 ज़ा -10, -2 इंटू माइनस इज +2 का मल्टीप्लाई k प्लस 1 में करोगे तो 2k प्लस 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा -1 इक्वल टू 0। 2k हमने कॉपी कर दिया यहाँ पे। चलो -10 और -1 होता है -11, -11 प्लस 2 इज -9। जब ये -9 आपका भागेगा राइट हैंड साइड में तो बोलो क्या बन जाएगा +9। सो k की वैल्यू क्या हो जाएगी 9 डिवाइड बाई 2। देखो ऐसा आंसर है क्या, यस ए इज द करेक्ट आंसर। सो स्टूडेंट्स ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या दिया है, इफ अ लाइन मेक्स एंगल्स 120 डिग्री एंड 60 डिग्री विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एंड z, तो ये जो आपका 120 और 60 डिग्री है वो x और z के साथ में एंगल बन रहा है। आप सभी को पता है कि x के साथ में अगर कोई भी एंगल बनता है उसे हम दिखाते हैं अल्फ़ा से, दैट इज़ 120 डिग्री, और जो z के साथ बनता है उसे हम दिखाते हैं गामा से, दैट इज़ 60 डिग्री। सो हमारे पास अल्फ़ा और गामा दिया गया। फिर क्या बोला इसने यहाँ पे, देन द एंगल मेड बाय द लाइन विथ पॉजिटिव y एक्सिस। सो y एक्सिस के साथ में बन रहा है मतलब मुझे बीटा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब जब कभी भी अल्फ़ा बीटा गामा में 3 में से कोई भी 2 एंगल आपको दिया गया और एक एंगल पूछ रहा है तो फटाफट आप कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करोगे, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा दैट इज़ इक्वल टू 1। अब ध्यान देना बच्चों, फटाफट हम लोग पहले निकाल लेते हैं cos 120 डिग्री। ओके, सो cos 120 को मैं लिख सकता हूँ cos ऑफ 180 माइनस 60 डिग्री, एंड अलाइड एंगल का यूज़ करके आप सबको पता है कि 180 के फॉर्म में कोई भी एंगल होगा तो हमेशा आपको जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया है वो एज इट इज़ कॉपी करना और एंगल लिखना है 60 डिग्री। जो भी एंगल है वो लिख दो। तो एंगल यहाँ पे क्या है 60, इसलिए मैंने क्या लिख दिया 60। अब चेक करते हैं किस क्वाड्रेंट में आएगा, तो 180 माइनस 60 आपका सेकंड क्वाड्रेंट है। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है बच्चों, नेगेटिव, इसलिए माइनस कॉस 60 ले लिया हमने। एंड आप सबको पता है कि गामा के लिए सॉल्व कर ही सकते हैं। सो कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2, सो -1/2 का स्क्वायर। ओके यहाँ पे सो -1/2 का स्क्वायर प्लस हमारे पास कॉस स्क्वायर बीटा, मतलब बीटा नहीं है तो कॉपी कर लेते हैं, और ये जो तुम्हारा गामा है 60, जब आप cos 60 पुट करोगे तो cos 60 मतलब 120 1/2 तो 1/2 का स्क्वायर।
सो ये डायरेक्टली कर लेते, चलो हम लोग कॉस स्क्वायर बीटा दैट इज इक्वल टू -1/2 का स्क्वायर होता है बच्चों 1/4 एंड 1/2 का स्क्वायर भी क्या होता है 1/4, तो इन शॉर्ट 1/4 प्लस 1/4 दैट इज इक्वल टू 1/2। अब जब हम 1/2 को भेजेंगे राइट हैंड साइड में, सो 1 - 1/2 इज 1/2। सो जब हम लेंगे स्क्वायर रूट तो कॉस बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी +-1 डिवाइड बाय √2। अब ध्यान देना यहाँ पे वैल्यू प्लस में भी है, वैल्यू माइनस में भी है। सो याद रखना प्लस के लिए, क्योंकि कॉस की वैल्यू चाहे प्लस हो माइनस हो आंसर हो जाता है, तो हम लोग क्या करते हैं माइनस के लिए सॉल्व करते हैं, जो कि ओवरऑल हो जाएगा। सो कॉस बीटा इज इक्वल टू -1/√2। सो बच्चों कॉस बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी -cos/π/3। ओके क्योंकि cos 61/2 होता है, बट ये माइनस में है ना, इसलिए हम लोग क्या करेंगे इसको प्रॉपर अलाइड एंगल यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो जब अलाइड एंगल यूज़ करेंगे तो बोलो क्या आएगा, cos माइनस कहाँ पे होता है, cos माइनस होता है बच्चों सेकेंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट एंड फोर्थ में तो पॉजिटिव होता है। सो -cos π-π/3 दैट इज़ प्लस जगह यहाँ पे। ठीक है, सो आपका आंसर क्या हो जाएगा बोलो, दैट इज़ 2π/, एक मिनट है जस्ट, हाँ दिस इज़ वॉट नॉट π/3, ये थोड़ा सा गलती से हो गया, ध्यान देना π/4 होता है, क्योंकि याद है ना बच्चों cos 45 होता है। क्या तुम लोग ध्यान भी नहीं दे रहे हो, बोलना चाहिए ना कि हाँ रॉन्ग हुआ है। चलो देखो, सो cos दिस इज़ वॉट π - π/4 करोगे तो बोलो क्या आएगा आपका 3π/4 और 3π/4 बोलो क्या होता है बच्चों 135 डिग्री। सो जब आप कंपेयर करोगे बीटा के साथ में, बीटा की वैल्यू क्या आ रही है 135, चेक करो है क्या, यस ये आंसर हमें दिया गया है। ओके सो चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। सो जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है बोलो क्या दिया बच्चों यहाँ पे, L and M are 2 points with position vectors LA bar - B bar। सो यहाँ पे देखो L बार का मुझे पोजीशन वेक्टर क्या दिया बच्चों 2A बार - B बार, एंड M बार का पोजीशन वेक्टर मुझे क्या दिया बच्चों M बार इज इक्वल टू A बार प्लस 2B बार रेस्पेक्टिवली। देन पोजीशन वेक्टर ऑफ N ओके विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट LM, तो यहाँ पे जो N है उसका पोजीशन वेक्टर होगा N बार, और वो किसको डिवाइड कर रहा है बोलो LM को डिवाइड कर रहा है, किस रेशियो में 2:1 के रेशियो में, राइट एक्सटर्नली। तो यहाँ पे साफ साफ बोला है, तो हम लोग क्या करेंगे बोलो N बार इज इक्वल टू 2 × M, हमेशा रखना आपको क्रॉस लेना है कभी भी जब आप एक्सटर्नल डिवीजन या इंटरनल डिवीजन का क्वेश्चन सॉल्व करते हो, मेक श्योर दैट कि आप पहले रेशियो की वैल्यू लो। तो यहाँ पे 2 × M बार हो जाएगा 2M बार, फिर -1 × L बार दैट इज़ योर L बार ही होगा, डिवाइडेड बाय 2 - 1। अब 2 टाइम्स ऑफ M बार की वैल्यू पुट करते हैं, फिर -L बार की वैल्यू, तो बोलो M बार की वैल्यू क्या है बच्चों A बार प्लस 2B बार, A बार प्लस 2B बार माइनस L बार, L बार की वैल्यू क्या है बोलो 2A बार माइनस B बार होल डिवाइड बाय 2 - 1 बोलो क्या होता है 1 होता है। तो 2A बार दैट इज़ 2 टाइम्स ऑफ A बार प्लस 4B बार माइनस 2A बार, अंदर गया माइनस अंदर गया तो -2A बार प्लस B बार, तो 2A बार कैंसल, 4B बार प्लस B बार दैट इज इक्वल टू 5B बार। चेक करो ऐसा आंसर कहीं दिख रहा है क्या, जी हाँ आंसर C है। ओके चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देख रहे होगे बच्चों, क्या दिया है cos 1 डिग्री cos 2 डिग्री cos 3 डिग्री डॉट 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 cos 179 डिग्री, मतलब 1 से लेकर के 179 डिग्री तक की सारी वैल्यूज़ हैं, और हमें 1 बाय 1 इसे इस तरीके से सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, देखते हैं इसकी वैल्यू क्या आती है। अब कई लोग इसमें बहुत ज़्यादा सोचने लगे कैसे करें, तो बच्चों याद रखना जो जो वैल्यू मुझे पता है उसका दिमाग लगाते हैं। आप सबको पता है cos 90, बोलो cos 90 की वैल्यू क्या होती है 0, याद है ना cos 90 क्या होता है 0। आप सबको ये पता है कि यहाँ पे देखो cos 1 डिग्री है, cos 2 डिग्री है, cos 3 डिग्री, तो बीच में कहीं ना कहीं हमें cos 90 डिग्री भी तो मिलेगा, और cos 90 की वैल्यू क्या होती है 0। और सबको पता है अगर cos 90 0 होता है, सो 0 × एनीथिंग की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, मतलब फाइनली इसकी वैल्यू क्या आने वाली है 0। देखा बहुत ही आसान क्वेश्चन था, लेकिन हाँ थोड़ा लॉजिक चाहिए, थोड़ा दिमाग चाहिए, वहाँ पे क्लिक होना चाहिए कि हाँ इस क्वेश्चन को इसी तरीके से सॉल्व करना है। चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है बच्चों, यहाँ पे क्या लिखा है जरा ध्यान से देखते हैं। इफ प्लेन्स x - cy - bz इज इक्वल टू 0 cx, चलो लिख लेते हैं क्वेश्चन जरा हम लोग। सो x - cy - bz इज इक्वल टू 0, देन cx - y प्लस az इज इक्वल टू 0, देन बच्चों bx प्लस ay माइनस z इक्वल टू 0। क्या बोला है पास थ्रू अ स्ट्रेट लाइन, मतलब तीनों जो प्लेन है वो एक स्ट्रेट लाइन से पास हो रहे हैं, इसका मतलब तीनों क्या है कॉन्करेंट हैं। अगर तीनों कॉन्करेंट है मतलब इनका जो डिटर्मिनेंट होगा दैट इज इक्वल टू 0। परफेक्ट। सो हम लोग क्या करेंगे एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट ले लेते हैं। सो 1 माइनस सी माइनस बी, फिर देखो सेकेंड में क्या बच्चों सी माइनस 1 देन ए,
देन बोलो क्या हो जाएगा, बी ए माइनस वन। परफेक्ट, वेरी गुड। सो ये हमारा क्वेश्चन है। चलो फटाफट देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। सो पहले वन लेंगे, राइट। सो माइनस वन इंटू माइनस वन इज प्लस वन, एंड फिर माइनस ए, फिर बच्चों माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस सी। प्लस सी के लिए बोलो रो गया कॉलम गया, आपको पता है सी इंटू माइनस वन इज माइनस सी, ए इंटू बी बोलो क्या हो जाएगा, माइनस ए बी। फिर क्या लेते हैं, माइनस बी, और माइनस बी के लिए रो गया कॉलम गया, बोलो ए इंटू सी इज वॉट, सी ए या ए सी, बोलो दोनों का मीनिंग सेम होता है। देन माइनस बी है तो माइनस बी क्या हो जाएगा, प्लस बी, दैट इज इक्वल टू जीरो। तो हमारा आंसर बोलो क्या आएगा, वन माइनस ए एज इट इज, देन प्लस, ओके ये जो सी अंदर जाएगा तो सबको मल्टीप्लाई करते हुए जाने वाला, ध्यान देना सब लोग। जैसे ही अंदर जाएगा बोलो क्या हो जाएगा, सी इंटू माइनस सी इज माइनस सी स्क्वायर, और सी इंटू माइनस ए बी हो जाएगा माइनस ए बी सी। फिर माइनस बी को अंदर भेजते हैं तो माइनस ए बी सी, एंड माइनस बी प्लस बी क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस बी स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू जीरो। ओके अब मुझे निकालना है यहाँ पे क्या है, किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, बोलो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है। सो हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास बी स्क्वायर है, हमारे पास सी स्क्वायर है, हमारे पास ए स्क्वायर नहीं मिल रहा है, लगता है मैंने कुछ तो मिस्टेक किया हुआ है। ओके क्वेश्चन में है ए एक्स माइनस सी वाई माइनस बी जेड, देन सी एक्स माइनस वाई प्लस ए एक्स। ओके सो हाँ यहाँ पे देखो मैंने मिस्टेक किया ना बच्चों, कि माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस वन, और ये क्या होता है ए इंटू ए स्क्वायर है, बराबर ये ए स्क्वायर है, ठीक है। चलो सो हमें क्या चाहिए यहाँ पे, बोलो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू। तो ए स्क्वायर है, सी स्क्वायर है, बी स्क्वायर, तीनों निगेटिव है, सबको भेजो राइट हैंड साइड में। तो यहाँ पे क्या बचेगा, बोलो वन माइनस टू टाइम्स ऑफ ए बी सी, दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू क्या मुझे मिली, वन माइनस टू टाइम्स ऑफ ए बी सी। ऐसा आंसर देखो कहाँ दिया है, हाँ जी देखो दिया है मुझे, सी है। सो वन माइनस टू टाइम्स ऑफ ए बी सी। चलो मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। वाओ अगला क्वेश्चन देखो क्या दिख रहा है आपको बच्चों यहाँ पे, कि द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन। ये बच्चों आपका पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। अगर आपको याद होगा तो इंटरसेक्शन का फॉर्मूला होता है एच एफ माइनस बी जी होल डिवाइड बाय ए बी माइनस एच स्क्वायर जी एच माइनस ए एफ होल डिवाइड बाय ए बी माइनस एच स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले का यूज़ करके आप निकाल सकते हो स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं इसका, हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। लेकिन हो सकता है कि यहाँ पे आपको थोड़ा टाइम लगे, क्योंकि क्या होगा, आपको ए निकालना पड़ेगा, बी निकालना पड़ेगा, एच जी एफ सब सारी की सारी चीज़ें निकालनी पड़ेंगी कंपेयर करके। याद है ना स्ट्रेट लाइन का जो जनरल इक्वेशन होता है, बोलो क्या होता है बच्चों, ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, राइट। लेकिन कभी कभी क्या होता है, बहुत लेंथी हो जाता है। तो मैं एक नई चीज़ आपको सिखाता हूँ यहाँ पे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस थ्री वाई माइनस टू इक्वल टू जीरो। ओके ओके अब इस इक्वेशन का मैं दो बार निकालूंगा डेरिवेटिव, जिसे हम बोलते हैं पार्शियल डेरिवेटिव, ठीक है, पार्शियल ऑर्डर डेरिवेटिव। सो पार्शियल डेरिवेटिव क्या होता है, ध्यान देना। पार्शियल डेरिवेटिव मतलब अगर आप विथ रिस्पेक्ट टू एक्स निकाल रहे हो तो एक्स के अलावा सब कुछ कांस्टेंट हो जाएगा, चाहे वाई ही क्यों ना हो, सब कुछ कांस्टेंट। और अगर आप विथ रिस्पेक्ट टू वाई निकाल रहे हो बच्चों, तो वाई के अलावा सब कुछ क्या रहेगा, कांस्टेंट। हम बोलते हैं पार्शियल ऑर्डर डेरिवेटिव। तो यहाँ पे मैं पार्शियल डेरिवेटिव का यूज़ करूंगा और निकालूंगा डेरिवेटिव। चलो पहले निकालते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। जब मैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स निकालूंगा तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव टू एक्स माइनस वाई स्क्वायर जीरो, क्योंकि एक्स के अलावा जो भी रहेगा, चाहे वाई ही क्यों ना हो, कुछ भी हो, सिर्फ एक्स को ही वो कंसिडर करता है, बाकी सबको कांस्टेंट कंसिडर करता है, ठीक है बच्चों। सो एक्स उसका डेरिवेटिव टू एक्स हो गया, फिर माइनस वाई स्क्वायर का जीरो, एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा प्लस वन, थ्री वाई का जीरो माइनस टू का जीरो, दैट इज इक्वल टू जीरो। सो टू एक्स इक्वल टू माइनस वन, इन शॉर्ट एक्स इक्वल टू क्या मिला, माइनस वन बाई टू। देखो एक्स इक्वल टू माइनस वन बाई टू एक ही जगह है, आंसर यही है, बट एक बार चेक कर लेते हैं वाई वाला भी, क्योंकि पार्शियल ऑर्डर डेरिवेटिव यूज़ कर रहे हैं, हो सकता है रॉन्ग ना हो जाए। अब निकालते हैं विथ रिस्पेक्ट टू वाई। जब विथ रिस्पेक्ट टू वाई निकालेंगे तो ये तो एक्स स्क्वायर है, कांस्टेंट जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो, राइट ना, और ये टू तो ऑलरेडी कांस्टेंट है, वो भी हो जाएगा जीरो। तो बचा कौन, माइनस वाई स्क्वायर। माइनस वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस टू वाई, एंड फिर बचा बच्चों थ्री वाई। थ्री वाई का डेरिवेटिव थ्री, दैट इज इक्वल टू जीरो। सो टू वाई इज इक्वल टू थ्री। सो इन शॉर्ट हमारे पास वाई की वैल्यू क्या आने वाली है, बोलो थ्री डिवाइडेड बाई टू। हाँ ये परफेक्ट आंसर है, देखा आपने। तो आपने आज एक नया कॉन्सेप्ट सीखा एग्जैक्टली कि जब कभी भी आपको कोई भी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन दिया गया होगा और अगर आपको उसका निकालना होगा इंटरसेक्शन पॉइंट, तो हमेशा आप क्या निकालो, पार्शियल ऑर्डर डेरिवेटिव, जिसमें एक बार विथ रिस्पेक्ट टू एक्स निकालो डेरिवेटिव और एक बार विथ रिस्पेक्ट टू वाई निकालते हैं। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग।
सो जो अगला क्वेश्चन है देखो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है बच्चों, डाई इज रोल्ड एंड x डिनोट्स द नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर ऑफ द आउटकम, देन द रेंज ऑफ द रैंडम वेरिएबल ऑफ x इज व्हाट। अब मुझे यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो x की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास अ डाई इज रोल्ड, अगर मैं एक डाई फेंकता हूँ तो मेरा सैम्पल स्पेस क्या आएगा, बोलो 1, 2, 3, 4, 5, 6, राइट। अब मेरे पास यहाँ पे जो नंबर्स हैं, यहाँ पे जो रैंडम वेरिएबल x है, x क्या बोलते हैं बच्चों, डिनोट द नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर्स, मतलब मेरे पास जो भी नंबर्स हैं, नंबर मेरे पास कौन कौन है सैम्पल स्पेस के अंदर, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 और 6 है, इनके नंबर ऑफ डिवाइजर्स कौन कौन हैं, राइट ना, वही मेरा x है। सो पहले 1 लेते हैं, बोलो 1 का एक ही डिवाइजर होगा क्योंकि 1 1 से डिवाइड होता है। 2 की बात करेंगे तो 2 के 2 डिवाइजर हैं, राइट, एक 1 है और एक 2 है, मतलब इसके 2 डिवाइजर हैं, ठीक है, 1, 2, इससे 2 डिवाइजर हो गए। 3 की बात करेंगे, 3 भी आपका 2 ही डिवाइजर निकलेगा क्योंकि 3 आपका 1 से डिवाइड होता है और 3 से डिवाइड होता है, मतलब 2 डिवाइजर्स। 4 की बात करते हैं तो 4 आपका 1 से होगा, फिर 2 से होगा, फिर 4 से होगा, मतलब 3 डिवाइजर्स हैं इसके, राइट, 1, 2 एंड 4। 5 की बात करेंगे तो 5 बोलो किससे किससे डिवाइड होता है, 5 आपका 1 से होता है और 5 से होता है, मतलब 2 ही डिवाइजर हैं। अब आता है नेक्स्ट नंबर 6 बच्चों, 6 किससे डिवाइड होता है, 6 आपका 1 से होता है, 2 से होता है, 3 से होता है और 6 से भी होता है। इसका मतलब कितने डिवाइजर हो गए टोटल, 4 डिवाइजर्स। मतलब ये जो आपका नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर, ध्यान देना -1 भी तो डिवाइजर होता है, बट मैंने -1 नहीं लेना है क्योंकि वहाँ पे साफ साफ बोला है पॉजिटिव डिवाइजर। सो कहने का मतलब जो मेरे पास वैल्यू थी बच्चों 1, 2, 3, 4, 5, 6 सबकी मैंने क्या निकाल दी, इंडिविजुअल नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर्स, और मुझे क्या मालूम पड़ रहा है जो पॉसिबल वैल्यूज़ हैं, एक 1 है, एक 2 है, एक 3 और 4, मतलब 1, 2, 3, 4, इससे ज़्यादा और कोई वैल्यू होने वाली नहीं। मतलब जो भी वैल्यूज़ दी गई हैं या तो उसके अंदर एक डिवाइजर वाला नंबर होगा, या तो 2 डिवाइजर वाले नंबर होंगे, या तो 3 डिवाइजर वाले नंबर होंगे, या तो 4 डिवाइजर वाले नंबर होंगे। इसका मतलब मेरा आंसर क्या है, बोलो बी इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो अगला जो क्वेश्चन है बहुत ध्यान से देख रहा होगा आप लोग को बच्चों, यहाँ पे क्या लिखा है, अ डाई इज थ्रोन 4 टाइम्स। ओके, तो डाई को मैंने 4 टाइम्स थ्रो किया। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग परफेक्ट स्क्वायर, ओके, इन एटलीस्ट 1 थ्रो, परफेक्ट स्क्वायर निकालना है, ठीक है, इन एटलीस्ट 1 थ्रो। सो परफेक्ट स्क्वायर मतलब जैसे अगर मैं एक डाइस की बात करता हूँ, ठीक है, तो नंबर क्या बोलते हैं बच्चों, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो उसमें परफेक्ट स्क्वायर कौन कौन होता है, बोलो 1 और 4। परफेक्ट स्क्वायर मतलब जो किसी न किसी का स्क्वायर हो, तो 1 और 4 परफेक्ट स्क्वायर होता है, बाकी 2, 3, 5, 6 ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते। सो परफेक्ट स्क्वायर की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 2 डिवाइडेड बाई 6, और परफेक्ट स्क्वायर ना होने की प्रोबेबिलिटी बोलो क्या हो जाएगी, 4 डिवाइड बाई 6। क्लियर, परफेक्ट। अब क्वेश्चन क्या बोलता है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग परफेक्ट स्क्वायर इन एटलीस्ट 1 थ्रो। सो मुझे यहाँ पे क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग परफेक्ट स्क्वायर इन एटलीस्ट 1 थ्रो। तो ध्यान से सुना, एटलीस्ट 1 थ्रो मतलब कम से कम एक थ्रो पे आपका परफेक्ट स्क्वायर तो आना ही चाहिए। तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, 1 माइनस, राइट ना, 1 माइनस नॉट गेटिंग परफेक्ट स्क्वायर इन एनी थ्रो। परफेक्ट ना, क्योंकि 1 देखो उल्टा, देखो जैसे मैं बताता हूँ, अगर मैं बोलता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा बच्चों, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0, क्योंकि 1 x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 का उल्टा हो जाएगा x इज लेस देन 1, और x इज लेस देन 1 में हमारे पास वैल्यू क्या आने वाली बच्चों, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0। सो x इक्वल टू 0 मतलब नो थ्रो हो गया ना, परफेक्ट। सो 1 माइनस नॉट गेटिंग परफेक्ट स्क्वायर इन एनी थ्रो। सो नॉट गेटिंग परफेक्ट स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा, ध्यान देना, 4 थ्रो हुए, 1, 2, 3, क्योंकि चार बार थ्रो किया गया है ना कॉइन को, तो एक बार थ्रो किया, दूसरी बार थ्रो किया, तीसरी बार भी थ्रो किया और चौथी बार भी थ्रो किया। हर थ्रो के अंदर मुझे परफेक्ट स्क्वायर नहीं मिलना चाहिए, तो उसके लिए प्रोबेबिलिटी क्या है बच्चों, 4/6, क्योंकि नॉर्मली 1, 2, 3, 4, 5, 6 में 1 और 4 तो परफेक्ट स्क्वायर होते हैं। सो आउट ऑफ दीज 6 नंबर्स तो हमारे पास 2 नंबर ऐसे नंबर्स हैं जिनका हमें परफेक्ट स्क्वायर मिलता है, तो बाकी 4 नंबर क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है ना। यस, सो मैं यही कॉन्सेप्ट ले रहा हूँ कि नॉट गेटिंग परफेक्ट स्क्वायर। सो मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग परफेक्ट स्क्वायर लिखूँ या नॉट गेटिंग परफेक्ट स्क्वायर 1 माइनस में करूँ, दोनों का मीनिंग क्या है बच्चों, सेम। सो 4/6 अगेन 4/6 अगेन 4/6 अगेन 4/6। मैंने 4 बार क्यों लिखा, क्योंकि मैंने 4 बार थ्रो किया है ना, इसलिए चारों पे परफेक्ट स्क्वायर नहीं आना चाहिए। चलो सिंप्लीफाई करते हैं। सो 1 माइनस 2 2 4 2 3 6, सबके लिए वही है। सो बोलो क्या हो जाएगा, 2 2 4 4 2 8 8 2 16
डिवाइड बाय 3 3 ज़ा 9 9 ज़ा 81 बच्चों, ठीक है। सिंप्लीफाई करो चलो, 81 माइनस 16 डिवाइड बाय 81। जब आप 81 माइनस 16 करोगे तो आंसर आएगा 65 डिवाइड बाय 81। चेक करो आंसर कहाँ दिया है, 65। जी हाँ, आंसर बी इज़ द करेक्ट आंसर, दैट इज 65 डिवाइड बाय 81। सो कुछ लोग इसमें बहुत फंस जाते हैं, लेकिन दिमाग लगाओ कि उसने क्या बोला है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग परफेक्ट स्क्वायर इन एटलीस्ट 1 थ्रो। सो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, 0 थ्रो, दैट्स इट। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या दिया है, इफ लाइन y इज इक्वल टू 4x माइनस 5 टचेस टू द कर्व y स्क्वायर इज इक्वल टू, ये मेरा कर्व है बच्चों ध्यान देना, y स्क्वायर इज इक्वल टू ax क्यूब प्लस b एट पॉइंट 2,3 2,3 पे टच करा दिए। अब ये अगर आपको याद हो, ये हमारा कौन सा क्वेश्चन हो गया, यस एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का टेंजेंट वाला क्वेश्चन। तो अगर आप ध्यान से दोगे y इज इक्वल टू 4x माइनस 5 है, ठीक है, तो उस हिसाब से ये मेरा टेंजेंट टच कर रहा है ना, तो स्लोप क्या हो जाएगा 4। और ये मेरा कर्व है बच्चों, तो हम लोग क्या करते हैं, इस कर्व का निकालते हैं डेरिवेटिव। तो बोलो डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू a इंटू 3 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर, b तो कांस्टेंट 0 हो जाएगा। सो इन शॉर्ट मेरे पास dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, बोलो a 3x स्क्वायर डिवाइड बाई 2y। ओके, ये मेरा क्या हो जाएगा स्लोप, राइट। लेकिन किस पॉइंट पे चाहिए बच्चों, 2,3 पे चाहिए ना, तो dy बाई डी एक्स राइट एट 2,3, तो 2,3 पे बोलो क्या हो जाएगा, ए हमने कॉपी किया, हमने 3 भी कॉपी किया, x के प्लेस पे 2 पुट करा तो 2 का स्क्वायर 4, 2 इंटू वाई के प्लेस पे 3 पुट किया बच्चों, 2 2 ज़ा 4, 3 3 कैंसिल, तो आंसर क्या मुझे मिला 2a। तो ये जो आपका 2a है जो आया है, दैट इज़ व्हाट स्लोप ऑफ द टेंजेंट, और ऑलरेडी मेरे पास स्लोप ऑफ द टेंजेंट 4 है। सो उसका मतलब क्या हो जाएगा, दोनों स्लोप ऑफ द टेंजेंट है, मतलब दोनों को मैं इक्वेट कर सकता हूँ, 2a इज इक्वल टू 4। सो बच्चों a की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, क्या बात है। तो ये हमारे पास a की वैल्यू 2 आ गई। अब हम क्या करते हैं, इस a की वैल्यू को 2 को जो हमारा कर्व दिया है, कर्व क्या दिया है बोलो, y स्क्वायर इज इक्वल टू ax रेज टू 3 प्लस b, इसके अंदर सब्सटीट्यूट करते हैं विथ x एंड y की वैल्यू के साथ। तो बच्चों y की वैल्यू क्या है 3, तो 3 का स्क्वायर 9, a की वैल्यू 2 लिख दिया, x की वैल्यू क्या है बच्चों 2 है ना, तो 2 का क्यूब क्या होता है 8 प्लस b। अच्छा 8 2 क्या होता है 16 ना, सो 9 माइनस 16 इज इक्वल टू 0। 9 माइनस 16 बोलो क्या होता है b यहाँ पे, सो 9 माइनस 16 इज इक्वल टू b, दैट इज b की वैल्यू क्या मिली -7। तो हमारे पास a की वैल्यू है 2 और b की वैल्यू है -7। चलो इसके अंदर पुट करते हैं, तो 7 इंटू a, बोलो a की वैल्यू क्या है 2, देन प्लस 2 इंटू b की वैल्यू क्या है बच्चों -7, 7 2 ज़ा 14, 2 7 ज़ा 14, आंसर इज 0। तो यस a इज़ द करेक्ट आंसर। देखा, सो बस ये चीज़ ध्यान देना, यहाँ पे टचेस बोल दिया मतलब टेंजेंट है, और सबको पता है कि कोई भी क्वेश्चन दिया है y इक्वल टू 4x माइनस 5 मतलब किसकी तरह है, y इज इक्वल टू mx की तरह है, जहाँ पे m क्या होता है स्लोप ऑफ दैट लाइन। अभी टच कर रहा है मतलब टेंजेंट है, मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट हो गया, और कर्व को टच कर रहा है मतलब जब कर्व का निकालोगे डेरिवेटिव, उसके अंदर 2,3 पुट कर दोगे तो मुझे वहां से भी क्या मिल जाएगा स्लोप। तो दोनों जगह स्लोप है, दोनों को इक्वेट करो, आंसर आ गया। क्लियर, परफेक्ट। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है मुझे, द साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर गिवन बाय x इज इक्वल टू प्लस माइनस a, y इज इक्वल टू प्लस माइनस b, देन द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द वर्टाइसिस ऑफ रेक्टेंगल। चलो ड्रॉ करते हैं बच्चों। तो सबसे पहले ये मेरे पास एक है x एक्सिस और ये बोलो क्या है बच्चों y एक्सिस, ठीक है, x एंड y। अब हम लोग क्या करते हैं इसके अंदर, x इज इक्वल टू प्लस ए, x इक्वल टू माइनस ए। देखो x इज इक्वल टू प्लस ए क्या होगा, देखो यहाँ पे हो जाएगा, ये मेरा थोड़ा डायग्राम हो सकता है उल्टा बने, उल्टा इन द सेंस थोड़ा लाइन सीधी ना बने, कोई बात नहीं बच्चों, ध्यान देना आप लोग। एंड यहाँ पे बोलो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस ए, ठीक है, वेरी गुड। और क्या बोला y इज इक्वल टू प्लस बी, तो y इज इक्वल टू प्लस माइनस बी मतलब देखो ये वाला, सो ये हो जाएगा मेरा y इज इक्वल टू बी, और ये बोलो क्या हो जाएगा बच्चों y इज इक्वल टू माइनस बी, बराबर। अब उसने क्या बोला है, द इक्वेशन ऑफ सर्कल, ठीक है। अब एक सर्कल है बच्चों, वो कहाँ से पास हो रहा है, वर्टाइसिस ऑफ रेक्टेंगल। तो यहाँ पे देखो रेक्टेंगल बना मेरे पास, ये उसके वर्टेक्स हैं, ठीक है। अब इस वर्टेक्स से मेरा सर्कल पास हो रहा है, तो सर्कल देखो ऐसा जाएगा, थोड़ा समझ के लो कैसा सर्कल जा रहा है, लेकिन ये तीनों वर्टेक्स से पास होके ही जाएगा, ठीक है। ये मेरा सर्कल हो गया। अब ध्यान से देखोगे तो ये सर्कल का ये सेंटर पॉइंट हो गया, बराबर। ये सेंटर का क्योंकि मिडल में नहीं है, बट आप कंसिडर मान के चलो, क्योंकि ये पूरा आपका सर्कल का लेंथ ब्रेथ सब इक्वल ही है, तो उसके हिसाब से ये सेंटर में आ रहा है, ठीक है बच्चों। तो अब हम लोग क्या करते हैं, हमें निकालना है इक्वेशन ऑफ सर्कल। नॉर्मली सर्कल का सेंटर है ओरिजिन, तो किसी भी सर्कल का सेंटर अगर ओरिजिन होता है तो उसका इक्वेशन होता है बोलो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर,
ओके, मतलब मुझे कैसे भी करके आर की वैल्यू निकालनी होगी। तो आर तो मेरा ये हो जाएगा, तो यहाँ से ये जो वैल्यू होगी मेरे आर की वैल्यू होगी। अब आपको पता है कि अगर मैं बोलूँ कि ये भाई ये x इज इक्वल टू ए का इक्वेशन है, मतलब ये वैल्यू क्या हो जाएगी a, और ये y इक्वल टू बी का इक्वेशन, मतलब ये वैल्यू क्या हो जाएगी b। अगर ये b है तो ये भी आपका हो जाएगा b। अब मेरे पास a और b दिया गया है, सो ये मेरा 90 डिग्री है बच्चों। सो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम ये जो आपका ये आपको जो दिखाई दे रहा है जिसे हम बोलते हैं हाइपोटेनस, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, मान लो ये h है, ठीक है, तो h की वैल्यू क्या हो जाएगी, एच स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो h की वैल्यू क्या हो जाएगी, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, सो मेरा जो रेडियस है वो लोग क्या है बच्चों, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर, स्क्वायर रूट स्क्वायर कैंसिल, तो सिर्फ क्या बचेगा बोलो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो फाइनल आंसर बोलो क्या है बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखो ऐसा आंसर दिया क्या, जी हाँ बी, तो बी ही करेक्ट आंसर है, कोई बात नहीं। ओके चलो देखो, ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि सर्कल के इक्वेशन में माइनस आता ही नहीं है, और यहाँ पे जो मेरा सर्कल है वो आपका उसका जो सेंटर है वो ओरिजिन है, तो ये शिफ्ट ऑफ ओरिजिन वाला भी फॉर्मूला नहीं हो सकता, राइट। अभी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ए स्क्वायर तो है ही नहीं, तो बचा यही वाला, ठीक है, दैट इज, और मैंने प्रूफ भी करके दिखाया कैसे आंसर आया। अब जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या दिया है बोलो यहाँ पे, द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स। ये तो मेरा मिनिमम एक्सिमा का क्वेश्चन है, तो मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो आपने सीखा होगा कोई भी फंक्शन दिया होगा तो उसका पहले निकालेंगे डेरिवेटिव एफ डैश एक्स, और उस एफ डैश एक्स से जो मेरे एक्स की वैल्यू आएगी वही मेरा मेन वैल्यू होती है, और उसको हम लोग जब एफ ऑफ एक्स में पुट करते हैं तो मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू आता है। अब ये क्वेश्चन मिनिमम का है तो मिनिमम वैल्यू मिलेगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे ना देखो एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ, इस क्वेश्चन में आप वेरीफाई मत करने जाओ कि जो भी मेरे पास एक्स की वैल्यू आई उसको आप एफ डबल डैश एक्स में पुट करके चेक करो कि भाई मैक्सिमम या मिनिमम ही आ रहा है क्या। अरे नहीं, ये क्वेश्चन में बोला है कि मिनिमम वैल्यू फाइंड करो, मतलब मिनिमम है तभी तो आ रहा है ना, यस। सो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स लॉग एक्स दिया गया है मुझे क्वेश्चन बच्चों। चलो निकालते हैं डेरिवेटिव, फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ यस एक्स का हो जाएगा 1, एक्स का आंसर क्या हो जाएगा 1 प्लस लॉग एक्स। ठीक है, ये मुझे मिल गया एफ डैश एक्स। आपको सबको पता है इक्वल टू 0 करेंगे हम लोग, तो बोलो क्या हो जाएगा बच्चों, लॉग एक्स इक्वल टू -1, तो x इक्वल टू हो जाएगा e रेस टू -1, क्योंकि अगर कोई बेस नहीं है तो बाय डिफॉल्ट बेस क्या होगा e, और जब मैं log को एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करूंगा तो ये जो आपका e है वो जाएगा इस -1 का बेस बन जाएगा e रेस टू -1, तो x की वैल्यू क्या होगी बच्चों, इन शॉर्ट 1/e। अब मेरे पास ये जो x की वैल्यू आई है ना, मुझे क्या निकालना है, मिनिमम, मतलब आपका जो f ऑफ x है इसी पॉइंट पे मिनिमम है, लेकिन मुझे निकालनी क्या है, मिनिमम वैल्यू, और मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए मुझे इस x के प्लेस पे क्या पुट करना पड़ेगा, 1/e। सो f ऑफ 1/e दैट इज इक्वल टू 1/e इंटू लॉग ऑफ 1/e। सो ये 1/e हमने कॉपी किया, लॉग ऑफ 1/e को लिख सकता हूँ e रेस टू -1 आगे आ जाएगा, तो -1/e इंटू लॉग ई। अब जिसको नहीं पता याद रखना, लॉग ई की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो -1/e ये मेरा फाइनल आंसर है। देखो है क्या, यस, ए इज़ द करेक्ट आंसर इसके लिए। ओके आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया है बोलो कि इफ़ x फॉलोज बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ n कॉमा p विथ n इज इक्वल टू 10, p इज इक्वल टू 0.4, देन e ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब ध्यान से सुनना, यहाँ पे मुझे यहाँ पे दिया है बच्चों n दिया है, मुझे p दिया है। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ आप, एक चीज़ याद रखना, अगर आपको याद होगा वेरिएंस का फॉर्मूला होता है e ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस e ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। अगर आपको याद होगा कि वेरिएंस का फॉर्मूला बोलो क्या होता है बच्चों, e ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ई ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, जहाँ पे v ऑफ एक्स बोलो क्या होता है वेरिएंस, और e ऑफ एक्स क्या होता है बोलो आपका मीन। तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, मीन और वेरिएंस निकाल लेते हैं। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है ना, तो यहाँ पे मेरे पास n की वैल्यू 10 है, p की वैल्यू 0.4 है, तो q की वैल्यू बोलो क्या हो जाएगी 0.6, परफेक्ट, क्योंकि q की वैल्यू क्या होती है 1 माइनस p, सो 1 माइनस 0.4 दैट इज 0.6। अब ये जो तुम्हारा v ऑफ x है दैट इज एन पी क्यू होता है, e ऑफ एक्स स्क्वायर हम कॉपी कर रहे हैं क्योंकि उसकी वैल्यू निकालनी है, और ये जो e ऑफ x होता है दैट इज मीन, वो होता है np, तो np का होल स्क्वायर। तो फटाफट वैल्यू पुट कर देते हैं हम लोग बच्चों। सो n के प्लेस पे 10, 0.4, 0.6, राइट, दैट इज इक्वल टू e ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस n के प्लेस पे 10 और ये हो जाएगा 0.4 का होल स्क्वायर। अच्छा ये देखो 4 6 24, ओके, सो 24 मतलब 0.24 हो जाएगा आपका ये, एंड मल्टीप्लाई करेंगे 10 से तो क्या हो जाएगा बोलो 2.4, ये माइनस है तो यहाँ पे आएगा प्लस हो जाएगा, देखो 10 इंटू 0.4, तो 10 4 जा 40 आएगा, दैट इज 4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, तो यहाँ पे आगे 16 बन जाएगा, ई ऑफ एक्स स्क्वायर
16, 17, 18, तो आंसर क्या है बच्चों 18.4। देखो है दिया आंसर, यस 18.4 आंसर है। देखो क्या होता है ना, हर क्वेश्चन में आपका लॉजिक लगना चाहिए। जैसे मैंने ई ऑफ एक्स स्क्वायर देखा, मेरे दिमाग में क्या आ गया बच्चों, वी ऑफ एक्स, क्योंकि ई ऑफ एक्स स्क्वायर वी ऑफ एक्स में ही आता है। तो वी ऑफ एक्स इज इक्वल टू बोलो क्या हो जाएगा, ई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ई ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, एंड जिसमें से वी ऑफ एक्स क्या होता है आपका वेरिएंस, जिसका फॉर्मूला होता है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में एन पी क्यू, और ई ऑफ एक्स का फॉर्मूला होता है एन पी। तो उस हिसाब से मैंने इसको सॉल्व कर दिया। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट करते हैं हम लोग। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, द जनरल सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई। अब ये जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे साफ साफ बोला है कि डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई। अब इसको मुझे सॉल्व करना है, तो कोई बात नहीं, अगर आपने देखा होगा ऐसे क्वेश्चन बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन होते हैं। सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई, इसमें से इस एक्स प्लस वाई को आप सेपरेट नहीं कर पाओगे, तो इसी को लेट कर लो, लेट एक्स प्लस वाई एज अ वी, x का डेरिवेटिव 1, y का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स, और v का डेरिवेटिव हो जाएगा डी वी बाई डी एक्स। यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स निकाल लो फटाफट। सो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, डी वी बाई डी एक्स माइनस 1। तो हम लोग क्या करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स के प्लेस पे क्या पुट कर देंगे, बोलो डी वी बाई डी एक्स माइनस 1। सो डी वी बाई डी एक्स माइनस 1, और यहाँ पे क्या बचा बोलो, कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई, क्या आपका v है ना। चलो अब हम लोग सेपरेट कर जाते हैं। सो डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस वी माइनस 1 जाके क्या हो जाएगा प्लस 1, एंड इसके बाद हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, डी वी इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस वी इंटू डी एक्स, लेकिन ये 1/1 प्लस कॉस वी हो जाएगा इज इक्वल टू डी एक्स। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, 1/1 प्लस कॉस ई। तो ये जो आपका फॉर्मूला है, ध्यान से देखना सब लोग यहाँ पे, 1/1 प्लस कॉस वी, तो 1 प्लस कॉस का फॉर्मूला होता है 2 टाइम्स ऑफ cos स्क्वायर v डिवाइडेड बाय 2। ओके, देन डी वी इज इक्वल टू डी एक्स। अब ये 1/2 कॉन्स्टेंट है, साइड में करो, 1/cos स्क्वायर बोलो क्या होता है बच्चों, सेक स्क्वायर v डिवाइड बाय 2, डी वी इज इक्वल टू डी एक्स। अब निकाल लेते हैं इंटीग्रेशन, लगाते हैं इंटीग्रेशन। सो 1/2 इज कॉन्स्टेंट, बोलो सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है 10, v है तो क्या हो जाएगा v/2, लेकिन इंटीग्रेशन का रूल होता है अगर कोई चीज़ x या, जैसे यहाँ पे v मान के चल रहे हैं ना, अगर यहाँ पे वेरिएबल एग्जैक्टली v नहीं है तो उसके कोएफिशिएंट से डिवाइड करना पड़ता है, मतलब 1/2 करना पड़ेगा। सो 1/2 से डिवाइड कर दिया, ठीक है, दैट इज इक्वल टू, यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 बचेगा, 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x, देन उसके बाद प्लस c। अगर नहीं समझा बहुत ध्यान से देखना बच्चों, जैसे मैं बोलता हूँ साइन ऑफ 2x का इंटीग्रेशन, तो साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉस 2x, बट ये x है क्या, नो, तो डिवाइड बाय 2 है, तो यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू x था इसलिए मैंने x के कोएफिशिएंट डिवाइड किया। यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू v है, तो अगर ये v नहीं है तो v के कोएफिशिएंट से डिवाइड करना पड़ेगा। v का कोएफिशिएंट क्या है बच्चों 1/2, इसलिए मैंने 1/2 से डिवाइड किया। देखो 1/2 कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा 10v/2, जहाँ पे v की वैल्यू क्या है x प्लस वाई डिवाइड बाई 2 प्लस इज इक्वल टू x प्लस सी। चेक करो ऐसा आंसर कहाँ पे दिया है। सो ऐसा आंसर यहाँ पे देखो बी में है। सो 10 ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू x प्लस सी, यही मेरा फाइनल आंसर है इस क्वेश्चन का। ओके, सो जो नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला है क्या दिया है, लेटर्स इन द वर्ड हुलुलुलु आर अरेंज्ड, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल 3 बीइंग टुगेदर। चलो पहले हम निकालते हैं नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस। ओके, सो नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस क्या होगा, कितने लेटर्स हैं यहाँ पे, आपको सबको पता होगा कि अरेंजमेंट में जितने भी लेटर्स होते हैं उनको अरेंज कर दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 लेटर्स हैं, जिसमें से H एक बार आ रहा है। ओके, L कितनी बार आ रहा है बच्चों, 1 2 3 बार L आ रहा है, ठीक है, 3 टाइम्स। और U कितनी बार आ रहा है बोलो, U 4 बार आ रही है, ठीक है, और H एक ही बार है। सो उस हिसाब से जो नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस होगा वो हो जाएगा 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, जो रिपीटेशन होता है वही डिवाइड करना होता है 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, तो ये मेरा हो गया नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस। अब इसने क्या बोल दिया, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल 3 बीइंग टुगेदर, अब सारे ऑल 3 L बीइंग टुगेदर, तो सारे L को मुझे साथ रखना है, तो L L L इनको मैंने साथ में रख दिया। बाकी कौन है, U 4 बार U और H। सो देखा जाए तो मेरे पास यहाँ पे देखो, जब कभी भी बोलेगा कि इनको साथ में रखो तो हमेशा उनको आप एक ऑब्जेक्ट बना दो बच्चों, इनको मैंने बना दिया एक ऑब्जेक्ट, तो ये 1 ऑब्जेक्ट हो गया, फिर 2 3 4 5 6 ऑब्जेक्ट, टोटल कितने ऑब्जेक्ट हो गए 6 ऑब्जेक्ट। तो ये जो 6 ऑब्जेक्ट है इनको मैं अरेंज कर सकता हूँ 6 फैक्टोरियल वे से,
लेकिन इस 6 ऑब्जेक्ट में ये जो 4 u है वो रिपीट हो रहे हैं, सो बिकॉज ऑफ रिपीटेशन मुझे डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल करना पड़ेगा। अब ये जो l है इनको भी अरेंज करते हैं। सो l को मैं अरेंज करूंगा 3 तरीकों से, क्या हो जाएगा 3 फैक्टोरियल, लेकिन रिपीटेशन भी तो रहा ना, डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल, तो 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल कैंसिल होकर 1 ही आएगा, इसलिए मैं इनको अरेंज नहीं करूंगा, क्योंकि l के प्लेस पे l लिखो, कुछ वैल्यू चेंज होने वाली क्या नहीं, तो उनको अरेंज करके मतलब भी है क्या नहीं, राइट ना। सो जब कभी भी बोलेगा कि ऑलवेज टुगेदर, हमेशा जिनको भी बोला है ऑलवेज टुगेदर उनको आप एक ऑब्जेक्ट समझ लो, बाकी लोग को डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट। सो 1 2 3 4 5 6 ऑब्जेक्ट हो गए। So they can be arranged among themselves in 6 factorial ways, but there are 4 u's, they are repeating itself, तो एक दूसरे को रिपीट कर रहे हैं बच्चों, तो u आपका 4 बार रिपीट हो रहा है, इसलिए डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल। अब जब मैं निकालूंगा प्रोबेबिलिटी, तो क्या होगा, नंबर ऑफ इवेंट दैट इज 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल होल डिवाइड बाय 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। तो 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा 6 फैक्टोरियल, राइट। अब ये 8 अपॉन की बोलो क्या हो जाएगा 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 8 फैक्टोरियल। सो इसको मैं 6 फैक्टोरियल लिखता हूँ इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 लिख देता हूँ। 8 को लिख सकता हूँ बच्चों 8 इंटू 7 इंटू 6, ओके, कैंसिल कैंसिल, ओके, देन 2 4 ज़ा 8, तो ऊपर बचेगा 3, नीचे बचेगा 7 4 ज़ा 28। सो 3 डिवाइड बाय 28 मेरा आंसर है, चेक करो कहीं पे तो दिया होगा आंसर, यस सी इज द करेक्ट आंसर, 3 डिवाइड बाय 28। ओके सो स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन है द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ द सीरीज। तो आपको सीरीज यहाँ पे क्या दिया बोलो 9 प्लस 99 प्लस 999 प्लस 4 टाइम्स 9 एंड सो ऑन, ऐसे 10 टर्म है, उनका मुझे क्या निकालना है, समेशन। तो आप सबको पता है कि 9 प्लस 99 प्लस 999 अगर ये मुझे दिया है ऐसे 10 अप टू 10 टर्म्स, ठीक है, अप टू 10 टर्म्स, ओके। सो इसको मैं लिख सकता हूँ 10 को मैं लिखता हूँ 9 को लिख सकता हूँ 10 माइनस 1 प्लस 100 माइनस 1 प्लस 1000 माइनस 1, ओके, अप टू 10 टर्म्स। तो इसको मैं जब सेपरेट करूँगा तो 10 प्लस 100 प्लस 1000 प्लस डॉट 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 अप टू 10 टर्म्स तक जाएंगे। उसके बाद -1 को माइनस साइन बाहर लेकर के 1 प्लस 10 टाइम्स तक इसको लिखते हैं, जो भी है बच्चों 10 टाइम्स तक है, समझ के लो। ओके सो ये गाइस, ये जो हमारा 1 प्लस 10 टाइम्स है, जिसको आप 1 को 10 टाइम ऐड करोगे तो आपका आंसर 10 आने वाला है, ठीक है। लेकिन ये जो 10 100 1000 अगर आप ध्यान से देखोगे, सो हमारा जो फर्स्ट टर्म है यहाँ पे 10 है, सेकंड टर्म है 100 और थर्ड टर्म आपका क्या है 1000। मतलब अगर आप देखोगे तो इनके बीच का रेशियो बोलो क्या दिया है, 10 का दिया है। तो देखो 10 10 ज़ा 100, उसी तरीके से अगर 1000 डिवाइड बाय 100 है तो उसके हिसाब से भी आपका आंसर 10 आ रहा है, मतलब रेशियो सेम है। तो ये मतलब ये मेरा क्या है बोलो, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में SN का फॉर्मूला होता है A इंटू r⁻n−1 डिवाइड बाय r−1। तो उस हिसाब से जो मेरा A है बच्चों, A की वैल्यू यहाँ पे क्या है 10, ब्रैकेट के अंदर r हमारा रेशियो 10 ही आ रहा है। सो 10, n मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, कितने टर्म्स की बात करें हम लोग 10 टर्म की, इसलिए 10⁻10 -1 डिवाइडेड बाय 10-1, ठीक है। चलो इसे को सिंप्लीफाई करते हैं। सो ये हमारा हो जाएगा 10 को अंदर भेजेंगे तो बोलो क्या हो जाएगा 10⁻11 -10 डिवाइड बाय 9 -10, ओके। अब इतना होने के बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 10⁻11 -10 इंटू 9 बोलो क्या होता है 90 होल डिवाइड बाय 9। सो स्टूडेंट्स 10⁻11 हमने कॉपी किया, दिस इज -100 होल डिवाइडेड बाय 9। अगर आप ध्यान दोगे हर क्वेश्चन के अंदर लास्ट में 1 है, इसका मतलब मुझे 100 को कॉमन लेना पड़ेगा। सो 100 को जब मैं कॉमन लूँगा तो जैसे ही 100 बाहर गया यहाँ पे बचेगा 10⁻9, क्योंकि 10 बाहर गया ना, इसके लिए -1 होल डिवाइड बाय 9। चेक करो ऐसा आंसर कहाँ पे है, 100 डिवाइड बाय 9 इंटू 10⁻9 -1, 100 डिवाइड बाय 9 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, लेकिन ये 10⁻9 और ये 10⁻10 है, मतलब बी आपका करेक्ट आंसर है। क्लियर, यस। सो स्टूडेंट्स ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोला बच्चों कि इफ ABC आर द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल ABC, देन cot A cot B प्लस cot B cot C प्लस cot A cot C इज इक्वल टू व्हाट। सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला ये है बच्चों कि tan A प्लस tan B प्लस tan C की वैल्यू होती है tan A इंटू tan B इंटू tan C, ओके। अब हम क्या करते हैं, पूरे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड को tan A tan B और tan C से डिवाइड करते हैं। जब tan A को डिवाइड करेंगे tan A tan B tan C से, तो मुझे क्या मिलेगा 1/tan B इंटू tan C, क्योंकि tan A कैंसिल। फिर जब tan B को डिवाइड करेंगे तो 1/tan A इंटू tan C मुझे मिलेगा,
और जब 10c को डिवाइड करेंगे तो 1 अपॉन जब 10c को डिवाइड करेंगे 10a 10b 10c से, तो मुझे क्या मिलेगा 10a इंटू 10b, और यहाँ पे क्या मिल जाएगा 1। अब 1 अपॉन 10a बोलो क्या होता है बच्चे, 10b क्या होता है cot b और cot c, प्लस 1 अपॉन 10a 10c बोलो क्या हो जाएगा cot a cot c, प्लस दिस इज cot a cot b। सो मुझे आंसर क्या मिला, बी। आई थिंक चेक करो, यही चीज़ें मुझे दी हैं। सो इसका आंसर क्या है बोलो, बी इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, सो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया मुझे, इफ इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 16 माइनस 9x स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू a साइन इनवर्स ऑफ bx प्लस c, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, मुझे सिर्फ और सिर्फ इंटीग्रेशन निकालना है बच्चों। सो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 16 माइनस 9x स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू a इंटू साइन इनवर्स ऑफ bx। सो सबसे पहले हम लोग कोएफिशिएंट ऑफ x मतलब 9 को बाहर निकालते हैं। जब 9 को आप कंप्लीटली बाहर निकालोगे तो 1 अपॉन 3 बाहर आएगा, क्योंकि 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है 3। देन 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ बोलो क्या हो जाएगा 16 अपॉन 9 माइनस एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू x, a इंटू साइन इनवर्स ऑफ bx। अब हम क्या करते हैं, 1 अपॉन 3 हम कॉपी करते हैं बोलो, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 16 माइनस 9 को हम बोल सकते हैं 4 डिवाइड बाई 3 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू a इंटू साइन इनवर्स ऑफ bx। अब ध्यान से देखना बच्चों, 1 अपॉन 3 कॉपी किया, ये हो गया 1 अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सो रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है साइन इनवर्स ऑफ x डिवाइडेड बाई a। सो x डिवाइड बाई मतलब 4/3 विथ रिस्पेक्ट टू x खत्म हो गया, दैट इज इक्वल द प्लस c भी लिखते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है, प्लस c प्लस c प्लस c। अब जब आप इसको अच्छे से 4/3 को x के बाजू में लिखना चाहोगे तो बोलो क्या हो जाएगा 1/3 साइन इनवर्स ऑफ 3/4 इंटू एक्स, दैट इज इक्वल टू a इंटू साइन इनवर्स ऑफ bx। बच्चों कंपेयर करो, कंपेयर करने पे ये जो a है वो साइन इनवर्स का कोएफिशिएंट है, यहाँ पे 1/3 है, मतलब मेरे पास a की वैल्यू क्या मिल रही है 1/3, और ये जो x का कोएफिशिएंट b है, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 3/4 है, तो b की वैल्यू क्या मिल गई 3/4। ओके, अब क्वेश्चन क्या है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a प्लस b। अब मुझे 1/3 और 3/4 को ऐड करना होगा। सो 4 1 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9 डिवाइड बाई 3 4 ज़ा 12, 9 प्लस 4 इज 13 डिवाइड बाई 12, आंसर इज डी। सो डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिखा है आपको सामने दिख रहा है, ये भी इजी क्वेश्चन है। अगर आपको बता देना चाहता हूँ, ये इंटीग्रेशन में e रेज टू एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वाला क्वेश्चन है, जिसकी वैल्यू क्या होती है e रेज टू एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स। ओके, नाउ अब क्वेश्चन में दिया e रेज टू एक्स बच्चों 2 प्लस साइन 2x, साइन 2x को मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ 2 साइन x इंटू कॉस एक्स होल डिवाइड बाय ये जो तुम्हारा 1 प्लस कॉस 2x है, 1 प्लस कॉस 2x को मैं लिखता हूँ 2 टाइम्स ऑफ कॉस स्क्वायर x। ओके, ये फॉर्मूला होता है। अब हम लोग इसको स्प्लिट करते हैं। ओके, सो 2 डिवाइड बाय 2 कॉस स्क्वायर x करोगे तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर आएगा, दैट इज योर सेक स्क्वायर x स्टूडेंट्स। एंड जब इसके नीचे लाओगे तो 2 कैंसिल, एक कॉस और एक कॉस कैंसिल, साइन अपॉन कॉस क्या बचेगा आपका 10x। अब आप सबको पता है कि 10 का डेरिवेटिव क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स, मतलब मेरा एफ ऑफ एक्स है 10x और ये एफ डैश एक्स कौन बोलो आपका सेक स्क्वायर एक्स। तो फॉर्मूले के हिसाब से ई रेज टू एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स का फॉर्मूला क्या हो जाता है ई रेज टू एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स दैट इज 10x। तो देखो कहाँ पे ये आंसर है, सो ई रेज टू एक्स 10x दैट इज आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर। सो स्टूडेंट्स लगभग ये मैंने मैक्सिमम क्वेश्चन फिनिश कर दिया। आप लगभग जो बाकी क्वेश्चंस होंगे उसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में ख़त्म करूँगा। एंड ये आपका 2018 का MHT CET का क्वेश्चन पेपर है। तो गाइज़ आप क्वेश्चन पेपर रिफ़र करो और देखो कि क्वेश्चन कैसे थे और मैं किस तरीके से उनको सॉल्व कर रहा हूँ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन बाकी के जो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच। हे गाइज प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज़ हिट द बेल आइकन फॉर माई लेटेस्ट वीडियोज़।